वेलकम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम संयुक्त राष्ट्र संघ को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के का एक मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ जिस उद्देश्य के लिए अस्तित्व में आया, जिस कार्य को संपादित करने के लिए इसका गठन हुआ, उस उद्देश्य की प्राप्ति में, उस कार्य के को करने में कितना सफल और कितना असफल रहा। तो हम इसे दो भाग में बांट करके देखेंगे। पहले हम इसकी सफलता को देखेंगे, सफलता किस किस क्षेत्रों में किस प्रकार की पाई, और उसके बाद हम उसकी विफलता या सफलता पर प्रकाश डालेंगे। हम लोग देखें, जैसे सबसे महत्वपूर्ण काम था शांति और सुरक्षा का निर्माण का। निश्चित रूप से यदि संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके विभिन्न अंगों के कार्यों का मूल्यांकन करेंगे तो आप पाएंगे कि जिस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ और उसका उद्देश्य था कि अगले विश्व युद्ध को रोकना, परंतु वो उस अगले विश्व युद्ध को नहीं रोक सका और द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ तो हम आज निसंदेह कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अगले विश्व युद्ध या तृतीय विश्व युद्ध को रोकने में सफलता प्राप्त की। अब तक तृतीय विश्व युद्ध का न होना संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता की कहानी कहता है, और इसकी और मजबूत वजह यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय विवाद, जो अंतर्राष्ट्रीय झगड़े या विश्व युद्ध के रूप में परिणत हो सकते थे, उन समस्याओं का समाधान किया है। बहुत सारे जो है बड़े बड़े मुद्दे, जैसे कोरिया युद्ध, जैसे जो सुएज कनाल पे आक्रमण, जैसे क्यूबा, जैसे अन्य मुद्दे, जैसे इंडो चाइना में जो युद्ध की स्थिति थी उसको समाप्त करना, यूरोप में जो शीत युद्ध के दौरान में जर्मनी को लेकर के जो माहौल बना था, उन विवादों को, इस तरह के अनेक सारे मुद्दे। और इसको एक रिपोर्ट में इनलिस्ट किया गया है कि 172 जो है महत्वपूर्ण मामले संयुक्त राष्ट्र संघ ने निपटाने का कार्य किया है। वर्तमान में भी 16 सक्रिय शांति निर्माण की योजनाएं चल रही हैं, पीस कीपिंग जो है का कार्य चल रहा है, जैसे सीरिया में, कोसोवो में, उत्तर कोरिया में। इस तरह आज भी जो है लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पीस कीपिंग मिशंस के द्वारा युद्ध की स्थिति को नकारने और शांति का निर्माण करने के प्रयास जारी है। तो निसंदेह शांति निर्माण के संदर्भ में देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बड़ी सफलता अर्जित की है। बहुत सारे पीस कीपिंग मिशंस कामयाबी के साथ उन्होंने चलाया है और लोगों को युद्ध की विभीषिका से बचाने का काम किया है। तो पहला जो है पहली जो सफलता है वो शांति और सुरक्षा के निर्माण के अंदर। दूसरा जो है वो राष्ट्रीय राज्य को सुदृढ़ीकरण, स्ट्रेंथनिंग द नेशन स्टेट सिस्टम। हमने जैसा कि देखा 1945 के संयुक्त राष्ट्र संघ के बनने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने लगातार ये साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी सरकारों पर दबाव बनाया कि वह अपने अधीन जो कॉलोनी है, अपने अधीन जो साम्राज्य है, उसको जो है स्वतंत्र करने का काम करे। और उसके दबाव का ही परिणाम था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 5वें, 6ठे, 7वें दशक में तेजी से अफ्रीका, एशिया के जो देश हैं वो आज़ाद हुए और लगातार अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी की संख्या बढ़ती चली गई। इसके अलावा बहुत से अन्य जगहों पर भी उन्होंने राष्ट्रीय राज्य के निर्माण को बढ़ावा दिया। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत ही न्यास परिषद की स्थापना की गई और आरंभ में ही हमने देखा था कि 11 क्षेत्र थे
जिसको इसके अंतर्गत रखा गया, जिसकी जिम्मेदारी थी कि इन क्षेत्रों में इस प्रकार के प्रयास किए जाए कि धीरे धीरे वहाँ प्रशासनिक और राजनीतिक संचालन के लिए वहाँ के लोकल लोग तैयार हों, और जब वो परिपक्व हो जाएं, जब इस स्थिति में आ जाए कि वो स्वयं के शासन का संचालन कर सके, तो उनको आज़ाद किया जाए। इस क्षेत्र में भी जो है बहुत महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है। 11 के 11 क्षेत्र 1994 तक आते आते सब जो है या तो स्वतंत्र हो गए या आसपास के राज्यों के साथ मिलकर के एक सुदृढ़ राष्ट्रीय राज्य का निर्माण किया। दक्षिण अफ्रीका में जब अपार्थाइड का जब रंग भेद की समस्या आई, तब भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने बड़ी मजबूती से उस अपार्थाइड का मुकाबला किया और अंततः उसका अंत करने में सफलता पाई। तो इस तरह से अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय राज्य की नींव को जो है मजबूत किया और सेल्फ डिटर्मिनेशन के अधिकार को जो है स्थापित करने का काम किया। तीसरी सफलता का क्षेत्र देखेंगे तो डिसआर्मामेंट या निशस्त्रीकरण है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब शांति और सुरक्षा की बात होती है, तो शांति और सुरक्षा में एक और घातक हथियारों के निर्माण पर नियंत्रण की बात होती है, तो दूसरी ओर जो महाविनाशक हथियार है उसको समाप्त करने की ओर प्रयास, जिसको हम निशस्त्रीकरण के प्रयास के नाम से जानते हैं। इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है। सबसे पहले 1963 में उन्होंने जो है कामयाबी का झंडा गाड़ते हुए उन्होंने PTBT पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी पर लोगों के हस्ताक्षर कराने में सफल हुई। लोगों को के बीच अवेयरनेस फैला करके और लोगों को राज़ी करके उन्होंने इस जो है एग्रीमेंट को करवाया। इसका उद्देश्य था कि परमाणु परीक्षण जो है वह खुले आसमान में या धरती पर या समुद्र में न किए जाएं। इसको हम पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी कहते हैं। ठीक उसके बाद NPT पर जो है सभी महाशक्तियों के सहमति के बाद इस पर हस्ताक्षर कराने में सफल हुए, इसको लागू कराने में सफल हुए। NPT का मतलब था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसका मूल उद्देश्य था कि जो परमाणु हथियार हैं वो अब तक जितने देशों के पास हैं उस तक सीमित रहें और इसका व्यापक प्रसार नहीं हो, ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति को इससे खतरा जो उत्पन्न हो उसे रोका जा सके। 90 के दशक में एक और महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की जब उन्होंने CTBT जैसे एग्रीमेंट को तैयार किया, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को तैयार किया और इस पर अधिकतर राष्ट्रों के हस्ताक्षर करवाने में जो है वो सफल हुए। CTBT का मूल उद्देश्य क्या है कि अब जो है ज़मीन के भीतर भी जो है वो परमाणु परीक्षण न किया जाए, बल्कि जो है टेक्नोलॉजिकली इसे जो है कंप्यूटर पर सिमुलेशन के माध्यम से ही इसका परीक्षण किया जाए। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि निशस्त्रीकरण की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में बहुत महत्वपूर्ण काम किए। इसके अलावा जो स्टॉक पाइल्स थे न्यूक्लियर हथियारों को, उसमें कमी लाने के भी जो है प्रयास हुए और इसमें भी जो है START 1 और START 2 जैसे एग्रीमेंट हुए, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो निशस्त्रीकरण एक बड़ा एरिया है जिस संयुक्त राष्ट्र संघ ने बड़ी सफलता अर्जित की है। चौथी सफलता का क्षेत्र यदि हम देखें तो मानवीय अधिकारों की रक्षा और उसको मजबूत किया जाना है। विभिन्न प्रकार के कन्वेंशन, डिक्लेरेशंस, घोषणाओं के माध्यम से ह्यूमन राइट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया। बच्चों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, वन्य जीव इत्यादि के अधिकारों के लिए विभिन्न प्रकार के संगठन का निर्माण किया और विभिन्न प्रकार की योजनाएं इन सभी के अंतर्गत संचालित हैं, जिससे इनके अधिकारों को संरक्षित किया जा सके। यूनिसेफ के द्वारा बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे मिशन को जो है फंडिंग दी जा रही है, बहुत सारे मिशन को संचालित किया जा रहा है और इस दिशा में आप देखेंगे तो
संयुक्त राष्ट्र संघ ने बड़ी सफलता अर्जित की है। न केवल महिलाओं के, बच्चों के या मानवाधिकार को स्थापित करने में, विभिन्न जो है डिक्लेरेशन के माध्यम से स्थापित करने में, बल्कि इसके संरक्षण के लिए व्यवहारिक मिशन जो है वो संचालित करने, उसको फंडिंग करने के दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। मानवाधिकार चार्टर की भी घोषणा जो है इनके अंतर्गत ही हुई है, और उसके बाद 1966 में और आगे जो कई प्रकार के डिक्लेरेशन है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में ही संभव हो पाई है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस क्षेत्र में भी बड़ी कामयाबी अर्जित की है। एक और महत्वपूर्ण एरिया जहां संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता दिखाई देती है या जहां उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है वह है खाद्य सहायता, फूड प्रोग्राम, फूड एड के संदर्भ में। दुनिया में अक्सर समय समय पर जो है, चाहे वो महामारी के कारण या जो है अकाल या दुर्भिक्ष के कारण, संसार के किसी न किसी कोने में, खास करके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो है खाद्य की समस्या बनी रही और लोग भूख से मरते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस क्षेत्र में बड़ा काम किया है, बड़ी योजनाएं तय की है, और एक रिपोर्ट के अनुसार 104 मिलियन लोगों को 80 देशों में उन्होंने भोजन जो है उपलब्ध कराया है। जो लोग जो है भूख से पीड़ित थे, जिनके खाद्यान्न की कमी रही। इसके अलावा जहाँ युद्ध हो रहा है वहाँ खाना पहुँचाने, रिफ्यूजीज़ के लिए जो है अन्न उपलब्ध करवाने, या वैसे जहाँ जो प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोग हैं उनके लिए फूड प्रोग्राम चला करके उन लोगों को भोजन पहुँचाने, उनको जीवित रखने का काम जो है वो बड़े व्यापक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है। इसलिए फूड एड प्रोग्राम जो है वो एक रिमार्केबल फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने चलाया है और इसे सफलतापूर्वक जो है संपन्न करवाया है। दूसरी एक और त्रासदी संसार में लगातार रही है कि लोग विभिन्न कारणों से, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हैं या जो है आपसी जातीय संघर्ष हो या देशों के बीच संघर्ष हो, इसके कारण बड़ी संख्या में जनसंख्या विस्थापित होती रही है। और वैसी जनसंख्या जो अपने जगह से विस्थापित हो गई वो दूसरी जगह जो है वह संरक्षण, दूसरी जगह एसाइलम की मांग करती रही। इस क्षेत्र में सोवियत संघ ने एक सब्सिडी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन के नाम से, UNHRC के नाम से उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है और 17 मिलियन एसाइलम सीकर को उन्होंने सहायता पहुंचाई है। ये संस्था जो है वो सब्सिडी संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ की, लेकिन इसने इतने उल्लेखनीय काम किए विस्थापितों की सहायता के संदर्भ में, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पनाह देने के संदर्भ में, कि 1954 और 1981 में इस संस्था को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पीस प्राइज, शांति स्थापित करने के क्षेत्र में इनका जो योगदान है, उस योगदान के लिए इन्हें 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये इनके जो है सफलता की कहानी कहता है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार एक सब्सिडी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी है जिसे हम WHO कहते हैं। WHO के माध्यम से जितनी घातक बीमारियां हैं उसके वैक्सीनेशन तैयार करने में WHO प्रमुख भूमिका निभाता है। आज के दिनों में जब पूरा संसार जो कोविड-19 से परेशान है, तो बहुत सारे देशों के जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको जो है WHO कोऑर्डिनेट करके समय समय पर जो है चेतावनी जारी करता रहा, एडवाइजरी जारी करता रहा और कोविड-19 को नियंत्रित करने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सराहनीय भूमिका निभाई है। और जो है सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन जो है विकसित करने में भी उन्होंने जो है अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। इसके अलावा
एड्स, कैंसर इत्यादि जैसे खतरनाक बीमारियों के विरुद्ध भी जो है लगातार रिसर्च और अनुसंधान करते रहे हैं और इस क्षेत्र में काफ़ी उल्लेखनीय काम किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार एड्स के क्षेत्र में उन्होंने लगभग 20 मिलियन लोगों को इससे सहायता पहुंचाई है। तो इस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनका कार्य बहुत सराहनीय है, बहुत ही महत्व का है। इसके अलावा और एक क्षेत्र है जहां संयुक्त राष्ट्र संघ ने उल्लेखनीय काम किया है और वह है चुनाव की मॉनिटरिंग। लगातार जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य रहा है कि प्रत्येक क्षेत्रों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विस्तार हो और प्रजातांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत लोगों के वोट के अधिकार को संरक्षित किया जाए, वोट के अधिकार को प्रोत्साहित किया जाए। और इसी के अंतर्गत विभिन्न देशों में खास करके जहाँ संघर्ष, कई जातीय संघर्ष है या ग्रुप का टकराव है, वहाँ पर जब इलेक्शन होता है और जहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने की संभावना कम लग रही है या उसमें संशय है, तो वहाँ अपने ऑब्जर्वर भेज करके, अपने जो है प्रतिनिधि भेज करके वहाँ के इलेक्शन प्रोसेस को फ्री एंड फेयर बनाने का काम करता है। और ज़रूरत पड़ने पर वह किसी देश में इलेक्शन कंडक्ट कराने का भी काम करता है। जैसा कि एक एग्जाम्पल इराक है, इराक में जब जो है समस्या थोड़ी सुधरी, शांत हुई और वहाँ जो है एक गवर्नमेंट बनाने की बात चली, तब यूएनओ ने ही अपने तत्वाधान में वहाँ इलेक्शन कराया और सफलतापूर्वक वहाँ एक प्रजातांत्रिक सरकार को स्थापना की। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं और पूरे संसार को न केवल शांति और सुरक्षा प्रदान की है, बल्कि जो है शस्त्र से मुक्ति दे करके संसार को एक को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाई है और उसके साथ ही साथ लोगों के स्वास्थ्य हो, लोगों के आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति हो, सांस्कृतिक परिस्थिति हो, उसको सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ हमेशा सफलता की ही कहानी कहता रहा, लिखता रहा, ऐसी बात नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मार्ग में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं और इसके कारण उन कई बार असफलताओं का मुंह भी देखना पड़ा है। जैसे सबसे पहले असफलता की बात यदि करें तो हम पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे विवाद आज भी हैं जिनका रेजोल्यूशन, जिनका समाधान संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा नहीं ढूंढा जा सका। जैसे अरब इजराइल समस्या, ऐसी समस्या है जिसका समाधान आज तक नहीं ढूंढा जा सका है। कश्मीर समस्या है, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने के बाद भी संयुक्त राष्ट्र संघ आज तक इसका कोई समाधान नहीं ढूंढ पाया। इस तरह के वियतनाम समस्या थी, क्यूबल मिसाइल क्राइसिस था। ये ऐसी प्रमुख समस्याएं थी जिस समस्या में पोटेंशियल था कि वो तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दे, परंतु इन समस्याओं का समाधान सफलतापूर्वक नहीं ढूंढा जा सका। और इसकी वजह ये थी, दूसरी जो असफलता के पीछे कारण ये था कि शीत युद्ध के दौर में ज़्यादातर समय संयुक्त राष्ट्र संघ एक पैरालाइज्ड जो है ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता रहा। उसकी वजह ये थी कि शीत युद्ध में दो महाशक्तियां उभरी, सोवियत संघ और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जहाँ कहीं भी इन दोनों के बीच तनाव था और जहाँ कहीं भी दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ एक मूक दर्शक की तरह जो है खड़ा रहा। उसने अपनी ओर से जो है किसी भी प्रकार की प्रभावी जो है छाप उन समस्याओं के समाधान में या उस प्रक्रिया में नहीं छोड़ सका। जहाँ जहाँ शीत युद्ध का प्रभाव था, वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ डिफंक्ट दिखाई दिया। उसने जो है उससे जो अपेक्षित था वैसा व्यवहार वो करने में सक्षम नहीं रही।
शीत युद्ध के बाद जब नाटो द्वारा यूगोस्लाविया पर आक्रमण किया गया, उस समय भी सोवियत संघ सॉरी उस समय भी संयुक्त राष्ट्र संघ मूक दर्शक बना रहा, वो केवल देखता रहा। उसने किसी भी प्रकार के जो है निर्णय लेने में न तो रुचि दिखाई और ना ही निर्णय लेने का प्रयास किया। इसकी वजह ये थी कि द्वितीय शीत युद्ध के बाद जो परिस्थितियां उभर करके आई वो एक ध्रुवीय व्यवस्था के रूप में हमारे सामने थी। एक ध्रुवीय या यूनिपोलर वर्ल्ड, जिसमें यूनिलैटरलिज्म जो है सबसे बड़ी बाधक बनी, चूंकि अमेरिका अकेला जो है 90 के दशक के बाद अमेरिका अकेला महाशक्ति बचा, और उसमें ये प्रवृत्ति बढ़ गई कि उसे जो अच्छा लगा उन्होंने वो एक्शन अपने आप लेना शुरू किया। नाटो के द्वारा यूगोस्लाविया पर आक्रमण जो है वो भी इसी का हिस्सा था। इसके अलावा यूएसए ने अन्य कई समस्याओं में, जैसे इराक पे आक्रमण करना हुआ, उसमें भी उन्होंने जो है बिना किसी संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना किसी विचार विमर्श के अपने बल पर अपने आप में उन्होंने एक्शन लिया और जो है संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ नहीं कर पाई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ कहीं भी यूएसए का इन्वॉल्वमेंट था, महाशक्तियों का इन्वॉल्वमेंट था, वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका नगण्य रही। वहाँ पर उन्होंने जो है किसी भी प्रकार की जो है कोई प्रभावी कार्य करने में सफल नहीं हुई। एक और बड़ा क्षेत्र है जिसमें यूएनओ को असफलता मिली है, और वह है लगातार पर्यावरण की स्थिति का बिगड़ना। 1952 में अर्थ समिट हुआ था और ऐसा लगा था कि आने वाले समय में अर्थ के वातावरण को या इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएंगे, परंतु प्रमुख खास करके अमेरिका के विचार या अमेरिका के द्वारा इस समस्याओं को देखे जाने का दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र संघ को किसी भी निर्णय पर पहुंचने में रोकता रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ बिना अमेरिका की सहमति के जो है इसमें आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है, और इसलिए पर्यावरण के बिगड़ते हालात पर जिस प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खास करके संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में, वैसा अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे जो क्षेत्र है निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में, उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट, बहुत सारे समझौते करवाए, जिसमें उन्होंने पहले आपको गिनाया बीटी, एनपीटी, सीटीबीटी इत्यादि। परंतु इसके बावजूद आणविक हथियार का न केवल वर्टिकल ग्रोथ होता रहा, परंतु हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी जो है इसका देखने को मिला है। हम जैसा कि जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय केवल यूएसए के पास ही आणविक हथियार थे, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रसार होता गया। सोवियत संघ, चाइना, इंग्लैंड, फ्रांस और उसके बाद जो है अन्य देशों में भी फैला, जिसमें इजराइल, भारत, पाकिस्तान इत्यादि महत्वपूर्ण है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के लाख प्रयासों के बावजूद आणविक हथियारों का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ग्रोथ लगातार होता रहा है, और इससे जो है संसार असुरक्षित भी होता रहा है। सातवीं बड़ी असफलता ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पास लगातार जो है वित्तीय संकट बना रहता है। वित्तीय संकट बने रहने की बड़ी वजह यह है कि जिन लोगों पर इसको वित्तीय अनुदान देने का दायित्व है, वो समय पर वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते। बहुत कम ऐसे देश हैं जो समय पर वो अपना वित्तीय योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ को देते हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपना कोई इंडिपेंडेंट स्वतंत्र तरीका नहीं है जिससे वो अपने लिए वित्त संग्रहित कर पाए, वित्त जुटा पाए और अपनी योजनाओं को जो है वह सफलतापूर्वक संचालित कर सके। तो वित्त की बड़ी समस्या रहती है। आज तक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ वित्तीय मामले को सुलझा नहीं सका है, और जिस राष्ट्र का जितना अधिक योगदान होता है, निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ उसके दबाव में काम करता है, और शायद महाशक्तियों के
प्रभाव में काम करने का यह भी एक जो है बड़ा कारण है। इसके अलावा हाँ, पिछले दशकों में देखा गया कि बोस्निया हर्जगोविना में जेनोसाइड हुए। एक पर्टिकुलर सेक्शन के लोगों की बड़े पैमाने पर हत्या की गई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ उसको रोकने में नाकाम रहा। ये भी एक बड़ी 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 विफलता के रूप में जो है हमारे सामने आती। एक और क्षेत्र हम चुन सकते हैं जहाँ जो है पिछले सदी के 7वें दशक से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उजागर हो चुका था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि सभी राष्ट्रों के आर्थिक समस्या को सुलझाना है तो एक नवीन आर्थिक संरचना का निर्माण करना होगा। और उसके लिए 1974 में ही प्रक्रिया प्रारंभ हुई, बातचीत शुरू हुई, विकासशील और विकसित देशों के बीच बातचीत शुरू हुई, और ऐसा लगा कि भविष्य में कोई ऐसा संगठनात्मक ढांचा बनेगा जिसमें विकासशील देश, अविकसित देश और विकसित देश मिलकर के काम करेंगे और सभी क्षेत्रों में एक संतुलित विकास हो पाएगा। परंतु आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। कुछ दिनों की वार्ता चली, परंतु असहमति, खास करके विकसित देशों की असहमति के बाद ये मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष अब भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, अब भी बहुत सारे फेलियर्स हैं जिनको उन्हें जो है दूर करना है। तभी जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी विश्वसनीयता, अपनी क्रेडिबिलिटी को स्थापित कर सकता है अभी। और इसके लिए आवश्यकता यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को रीस्ट्रक्चर किया जाए, इसको समय के अनुकूल बनाया जाए, इसमें जो है अपेक्षित बदलाव हैं वो किए जाएं। इस अपेक्षित बदलाव किस प्रकार की हो और भारत की इसमें क्या भूमिका हो, ये हम अगले जो है वीडियो में बात करेंगे। आज इतना ही।